एक औरत प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। जिस समय वो अपने पति की हत्या कर रही थी, उस समय उसका लड़का उसे हत्या करते हुए देख रहा था। वह औरत अब अपने उस बेटे का भी हत्या करने के लिए अपने बेटे को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन उसका लड़का वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे एक जोगी बाबा का साथ मिलता है। वह लड़का अब उसी जोगी बाबा के साथ गोरखपुर चला जाता है और वहीं जाकर के जोगी बन जाता है। 12 साल बाद वह जोगी बनकर के जब लड़का भीख मांगते हुए अपने घर पहुंचता है, अपनी माँ को जिस हालत में देखता है वह देख करके हैरान रह जाता है। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह दर्दनाक कहानी उत्तराखंड के शंकरगढ़ गांव की है। यहीं के रहने वाले बालाराम जी, इनके पत्नी का नाम सरला देवी था। इन दोनों दंपति के बीच में एक ही बेटा था जिसका नाम था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर बड़ा ही सीधा साधा लड़का था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने माता पिता की परवरिश करता था, क्योंकि श्याम सुंदर के माता पिता बूढ़े हो चुके थे। श्याम सुंदर अपने माता पिता से बहुत अधिक प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन श्याम सुंदर के मामा एक लड़की वाले को लेकर के श्याम सुंदर के घर पर आते हैं। उस लड़की वाले का नाम दूधनाथ होता है। दूधनाथ की लड़की का नाम निर्मला होता है। वह लड़की सकल सूरत में बड़ी खूबसूरत थी। निर्मला सकल सूरत में बड़ी ही खूबसूरत थी। दूधनाथ जी अपनी बेटी निर्मला का फोटो जब श्याम सुंदर के पिताजी को दिखाते हैं, तब श्याम सुंदर के पिताजी श्याम सुंदर की शादी निर्मला से करने के लिए राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब लोग पंडित जी को बुला करके शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। जिस दिन श्याम सुंदर की शादी थी, बड़े धूमधाम से बारात श्याम सुंदर दूधनाथ के घर लेकर के जाते हैं। श्याम सुंदर निर्मला से शादी करके निर्मला को अपने घर लाते हैं। हंसी खुशी से श्याम सुंदर अपनी सुहागरात बिताते हैं और हंसी खुशी सभी लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत हुआ। एक दिन निर्मला एक लड़की को जन्म देती है। उस लड़के का नाम बड़े प्यार से अंशु रखती है। अंशु बड़ा ही सुंदर था। जो कोई भी अंशु को देखता था वह अंशु को खिलाने पर मजबूर हो जाता था। अंशु सभी के गोद में हंस करके चला जाता था। वह रोता नहीं था, किसी को अपरिचित महसूस नहीं करता था। गांव के सभी लोग अंशु से बहुत अधिक प्यार करते थे। अब धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। एक दिन श्याम सुंदर के पिता बालाराम जी की मौत हो जाती है। अवस्था हो चुकी थी, श्याम सुंदर के पिताजी की मौत हो जाती है, जिनका नाम बालाराम होता है। श्याम सुंदर गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के अपने पिता के अंत्येष्टि संस्कार करता है। फिर 1 साल का समय और व्यतीत होता है कि एक दिन श्याम सुंदर की माता जी का भी देहावसान हो जाता है। अब श्याम सुंदर गांव के लोगों को अपने साथ लेकर के अपनी माता का अंत्येष्टि संस्कार करता है और 13वीं संस्कार भी करता है। पिताजी की भी 13वीं संस्कार करता है। वह 2 साल के अंदर 2 लोगों के अंत्येष्टि संस्कार 13वीं करता है। दोनों लोगों की 13वीं करने से श्याम सुंदर के पास जितने भी पैसे थे सब खर्च हो चुके थे। कुछ लोगों से उसे कर्ज भी लेना पड़ा था, पर धीरे धीरे सबका कर्ज चुका देता है। अब तक श्याम सुंदर के बेटे अंशु की उम्र धीरे धीरे लगभग 10 वर्ष हो जाती है। एक दिन अंशु अपने विद्यालय गया हुआ था और श्याम सुंदर मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। निर्मला घर पर अकेली थी। तभी श्याम सुंदर के गांव का एक जमींदार का लड़का, जिसका नाम महेश होता है, कहीं से घूमते फिरते श्याम सुंदर के दरवाजे पर आ पहुंचता है। उसकी नजर जब निर्मला पर पड़ती है और निर्मला की नजर महेश पर पड़ती है, दोनों मन ही मन एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। अब महेश निर्मला को मुस्कुराते हुए देखकर निर्मला के पास आ जाता है और भाभी भाभी कह करके निर्मला से हंसी मजाक करने लगता है। निर्मला भी महेश के साथ हंसी मजाक करने लगती है। अब महेश रोज निर्मला के घर आने जाने लगता है। जब श्याम सुंदर घर पर नहीं होते थे, उनका लड़का अंशु घर पर नहीं होता था, तब महेश निर्मला के घर आने जाने लगता है। एक दिन दोनों का मजाक प्यार में बदल जाता है। अब रोज महेश निर्मला के घर आता था और उसके साथ अय्याशियां करता था, पर निर्मला हमेशा डरी हुई रहती थी। वह सोचती थी हो न हो अचानक कभी उसका पति देख ले तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा।
एक दिन निर्मला महेश से कहती है, महेश बाबू, आज की रात हमारे पति की हत्या कर दो, तब हम दोनों खुलकर जब चाहेंगे तब मौज मस्ती करेंगे। महेश निर्मला की बात सुनकर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ऐसा तो मैं बहुत कर चुका हूं। अब तुम पूरी तरह से तैयारी में रहना, मैं रात को आऊंगा और श्याम सुंदर की हम लोग मिलकर के हत्या कर देंगे। इतनी बात कह करके महेश अपने घर चला जाता है। जब शाम हुई, श्याम सुंदर मजदूरी करके अपने घर पर आया और बेटा अंशु भी स्कूल से अपने घर पर आ जाता है। निर्मला खाना बना करके अपने पति और बेटे अंशु को बड़े प्यार से खिलाती है। श्याम सुंदर और अंशु खाना खाकर सो जाते हैं। करीब करीब 12 बजे रात को महेश निर्मला के घर आता है। निर्मला महेश का इंतजार कर रही होती है। अब महेश और निर्मला दोनों साथ मिलकर श्याम सुंदर की कोठरी में जाते हैं। महेश सीधा जाकर के श्याम सुंदर के सीने पर बैठ जाता है। इतने में श्याम सुंदर की नींद खुल जाती है। श्याम सुंदर जब अपने सीने पर महेश को देखा और निर्मला के हाथों में कटार देखता है, तब उसे समझने में देर नहीं लगा। वह समझ गया कि निर्मला मुझे मारना चाहती है। अब श्याम सुंदर चीखने लगता है, निर्मला से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, पर निर्मला उसकी एक भी नहीं सुनती है। श्याम सुंदर के गर्दन पर कटार चला देती है और श्याम सुंदर वहीं तड़प करके अपनी दम को तोड़ देता है। इधर चीख पुकार सुनकर अंशु की नींद खुल जाती है। बगल ही कमरे में अंशु सोया हुआ था। अंशु की नींद खुल जाती है। अंशु दरवाजे से ही झांक कर सब कुछ देख रहा था। इतने में निर्मला की नजर अंशु पर पड़ जाती है। निर्मला सोचती है इस बात को अंशु पूरे गांव में बता देगा, इसलिए अब निर्मला अंशु को भी मारना चाहती है, उसकी हत्या करना चाहती है कि अगर इसकी हत्या नहीं करूंगी तो यह पूरे गांव के लोगों को सारी बात बता देगा। जो ही निर्मला अंशु को मारने के लिए चलती है, पकड़ने के लिए चलती है, तो वही अंशु वहां से भाग जाता है। वह वहां से भागकर सीधे अपने गांव के बाहर सिवान में चला आता है। जब सुबह हुआ, अंशु धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। वह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, पर वह रोते रोते जब कुछ दूर जाता है, इधर रास्ते में एक जोगी बाबा से मुलाकात हो जाती है। जोगी बाबा अंशु को रोते हुए देखते हैं। तब जोगी बाबा अंशु को अपने पास बुला करके पूछते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तब वह अंशु जोगी बाबा से रो रो करके सारी बात बताता है। अब जोगी बाबा अंशु को लेकर के गोरखपुर चले आते हैं। यही उसे शिक्षा दीक्षा देते हैं, सारंगी गुदड़ी भी दे देते हैं। अब यही अंशु जोग रमाने लगता है। जोगी बाबा अंशु का नाम सीधे बदल करके उसका नाम, पूरा नाम अंशुमल रख देते हैं। अब वह अंशु अंशुमल हो जाता है। इधर घर पर निर्मला अपने पति श्याम सुंदर की लाश को जमीन में दफन कर देती है। किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं लग पाई। अब निर्मला महेश के साथ खुल्लम खुल्ला मौज मस्ती करने लगी, मौज अयासियां करने लगती है। अब धीरे धीरे गांव के लोगों को भी शक होने लगता है कि ये अपने पति और बेटे की हत्या कर चुकी है। इधर कुछ दिन व्यतीत होता है, पर गांव के लोग थे, उन लोग सोचते हैं कि हमको इससे क्या लेना देना, या चाहे जो कुछ भी करे, हम लोग ऐसे उलझनों में क्यों पड़े। इधर कुछ दिन और व्यतीत होता है कि महेश के घर वाले महेश की शादी कर देते हैं। जब महेश के घर वालों की इस बात की जानकारी होती है कि यह निर्मला से उलझा हुआ है, तो महेश के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। महेश अपनी नई नवेली दुल्हन में उलझ जाता है। वह निर्मला को भूल जाता है। अब निर्मला को बड़ी ही गलानी होती है, पश्चाताप होता है। अब निर्मला अकेले ही अपना समय बिताने लगती है, पर चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा, कमजोर होती गई। एक दिन वह असहाय होकर मरण शैया पर पड़ जाती है। उसका इलाज कराने वाला कोई नहीं था। पूरे गांव के लोग उससे दूरियां बना चुके थे। इधर जब अंशुमल को जोग रमाते हुए 12 साल बीत जाते हैं, तब अंशुमल की गुरुजी भंडारा करवाने के लिए अंशुमल से कहते हैं और कहते हैं यह भंडारा तभी पूर्ण होगा जब तुम अपने माँ का साड़ी लेकर के आओगे, अपने माँ का आंचल लेकर के आओगे, तभी यह भंडारा पूर्ण होगा और तुम्हारा जोग भी पूर्ण होगा।
अब अंशुमल भीख मांगते हुए सीधे सीधे अपने गांव पहुंचता है। गांव में भीख मांग रहा होता है। गांव की सभी औरतें अंशुमल को पहचान जाती हैं। ज्यादा दिन तो हुआ नहीं था, केवल 10 साल का इधर हुआ था और 12 साल इधर व्यतीत हुए थे। इतने में अंशुमल को सभी गांव की औरतें पहचानने में उनको देर नहीं लगता है, पहचान जाती हैं गांव की औरतें। अंशुमल से सभी औरतें रो रो कर कहती हैं, बाबा तुम अंशु हो ना। तब कुछ देर तक इधर उधर बातों में अंशु तो घुमाता रहा, पर अंत में कबूल लिया कि हाँ मैं अंशु हूँ। अब गांव की औरतें रो रो करके अंशु से सारी बात बताती हैं, कहती हैं बाबा आपकी मां मरण शैया पर पड़ी है, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है बाबा। उसके कृत्य से सभी लोग उससे दूरियां बना चुके हैं। उसका अब आखिरी समय चल रहा है। एक बार उससे मिल लो बाबा, एक बार अपनी मां से मिल लो। अंशुमल इतनी बात सुनकर रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। द्वार पर जाकर के सारंगी बजा करके आवाज देता है, भिक्षा दे दो मां, भिक्षा दे दो, कोई जोगी आया है तेरे द्वार पर निर्मला अंशुमल की आवाज सुन न सकी। वह पानी पानी की रट लगाई हुई थी, उसको प्यास लगी हुई थी, वह पानी पानी की रट लगाई हुई थी, अपने ही धुन में मस्त थी। वह किसी की बात नहीं सुन रही थी, अंशुमल की भी बात नहीं सुन पाती है। वह केवल पानी पानी रटती चली जा रही थी, पर उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। अब अंशुमल एक लोटा पानी लेकर के अपनी मां के पास पहुंच जाते हैं, निर्मला को पानी देते हैं। निर्मला पानी बड़ी प्यार से पानी पीती है, फिर बड़े गौर से अंशु की तरफ देखती है। अंशु को देख करके पहचान जाती है। वह अंशु के चेहरे को सहलाने लगती, दोनों हाथों से अपने बेटे के चेहरे को सहलाने लगती, क्योंकि अपने बेटे को पहचान जाती है निर्मला। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं, वह रोने लगती है। वह अंशु की तरफ दोनों हाथ जोड़ करके अपने कुकृत्यों का क्षमा याचना करती है। फिर रोते हुए अचानक उसकी दोनों आंखें बंद हो जाती है और वह इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, अर्थात मर जाती है। अब अंशुमल अपनी मां के लाश से लिपट करके रोने लगता है। फिर गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के अपनी मां के अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए अपनी मां के शव को श्मशान घाट पर लेकर के वह जोगी जाता है। वहां जाकर के अपनी मां के अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद वह अंशुमल अपने घर आता है। अपनी मां की एक फटी हुई धोती लेकर के वो अपने मठ की ओर, गोरखपुर की ओर रवाना हो जाता है। धीरे धीरे चलता चला जा रहा है। गांव के सभी लोग रोते हुए अंशुमल की विदाई करते हैं और वह अंशुमल धीरे धीरे चलता चला जा रहा था। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।